हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं इनकम फ्रॉम जो सैलरी है वो हम आगे पहले इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम अपना अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22। जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसके जो हमने चार्जिंग सेक्शन बताए थे आपको अंडर सेक्शन 15, उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन हम इससे पहले वाली क्लास में करवा चुके हैं। यदि आपको इनकम फ्रॉम सैलरी वाली क्लास यदि ज्वाइन करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास को लाइक एंड शेयर करें। अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में आप क्लास को शेयर करें, ठीक है। और हमारी क्लास है जो हमारे चैनल है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन करें, ठीक है, ताकि जब न्यू इनकम सैलरी की या फिर जो इनकम टैक्स की अपनी जो क्लास नेक्स्ट होने वाली है हाउस प्रॉपर्टी की, फिर पीजीबीपी की, ओके, तो जो भी क्लास अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, ओके। आज अपना जो न्यू टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, चार्जिंग सेक्शन 22। ओके। कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट, यानी जो इनकम फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी कंप्यूटेशन करना, उसकी गणना करना कि वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना कैसे कर सकते हैं। ग्रोस एनुअल वैल्यू यानी GAV, जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है उसमें से म्यूनसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, जो नियोक्ता द्वारा जो म्यूनसिपल नगर पालिका जो टैक्स है वो उसको पे किया जाता है, तब हमें क्या मिलती है, हमें NAV मिलती है, नेट एनुअल वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। और नेट एनुअल वैल्यू में से यदि हम डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 24 है हाउस प्रॉपर्टी के लिए डिडक्शन कौन सी है, डिडक्शन अंडर 24 है, उसको यदि हम डिडक्ट कर देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डिडक्शन हमारी कौन कौन सी है, डिडक्शन है, एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी है जो इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग फंड, यानी जो बोरोविंग उधार ली जो फंड है उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना। तो ये जो डिडक्शन है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। देखो पूरा आपको दिख रहा चाहिए। जो डिडक्शन है ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है। इसमें फर्स्ट जो डिडक्शन है वो हम है स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी जो स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है वो एट द रेट ऑफ 30% ऑफ द NAV है, जो नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। और जो इसके अंडर सेक्शन कौन सी है ये फ्रेंड्स, जो NTA जो UGC नेट एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसके अंडर सेक्शन कौन से है, तो उसकी अंडर सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 24A। ओके। और ये पूछा गया है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो NAV का कितना परसेंट है, तो उसमें पूछा गया है कि 30% ऑफ द NAV, यानी जो नेट एनुअल जो वैल्यू है उसका 30% क्या होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। नेट एनुअल वैल्यू हमने आपको बताया थी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे जो GAV है ग्रोस एनुअल वैल्यू है, उसमें से यदि म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय जो ओनर द्वारा जो म्यूनसिपल टैक्स जो पेड किया जाता है उसको यदि हम घटा देंगे तो हमें पास क्या आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है ना, नेट एनुअल वैल्यू। और जो डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये नेट एनुअल वैल्यू की कितनी परसेंट है, एट द रेट ऑफ 30% है। नेट एनुअल वैल्यू की कितनी है, 30%, यानी नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द NAV, ठीक है ना, नेट एनुअल वैल्यू की 30% है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की हमें सेक्शन याद रखनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो सेक्शन है वो है 24A। ओके। सेकंड हमारा जो डिडक्शन है वो मिलती है इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग फंड, यानी जो उधार लिए गए जो ऋण है उस पर इंटरेस्ट यानी ब्याज का भुगतान, उसकी जो अंडर सेक्शन है ये भी पूछी गई। ये अंडर सेक्शन जो इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग फंड है ये हमारी जो JNL एग्जाम है उसमें भी NTUGC एग्जाम है, दोनों में ये वाला दोनों है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपके अंडर सेक्शन याद रखनी है, कितनी % देती है स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी हमें याद करना है, ठीक है ना। तो जो इंटरेस्ट ऑन द बोरोविंग जो फंड है उसके लिए जो अंडर सेक्शन है वो है 24B। ओके। ये दोनों जब हम NAV में से दोनों डिडक्ट कर देंगे यानी हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, ओके। आई होप आपको ये कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो आपको कैलकुलेशन करना आ गया होगा। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें है ग्रोस एनुअल वैल्यू, जो हमारे हाउस प्रॉपर्टी जितने भी हमें रिसीव होती है ग्रोस एनुअल वैल्यू, जो भी हमें हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट होती है उसको GAV बोलते हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से जब म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय जो ओनर, यानी जो नियोक्ता द्वारा जो म्यूनसिपल टैक्स का पेमेंट किया जाता है उसको हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से हम यदि डिडक्शन यदि डिडक्ट कर देंगे, कौन सी डिडक्शन है NAV में से जो कौन सी डिडक्शन डिडक्ट की जाती है वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24,
ठीक है ना। 24 में 2 डिडक्शन हमें इसमें अलाउ की जाती है, वो की जाती है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, जो हमारी NAV है यानी कि जो नेट एनुअल वैल्यू है उसकी यदि 30% है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन यदि हम इसमें क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे। सेकंड हमारी है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग फंड, जो भी उधार लिए गए जो भी फंड है उस पर इंटरेस्ट का मतलब पेमेंट करना, तो उसके लिए अंडर सेक्शन कौन सी है, अंडर सेक्शन 24B। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों अंडर सेक्शन आपको याद रखने, ठीक है ना, मैंने स्टार भी लगा रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम NAV में से डिडक्शन अगर लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो अपने जो चैनल है मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे हम पढ़ते हैं चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 22, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशन दे रखी है हाउस प्रॉपर्टी की है। चलो ठीक है, चार्जिंग सेक्शन 22 जैसे जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है, जो कंडीशन यदि फुलफिल होगी उसी को ही हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट इसमें क्या है, देयर मस्ट बी बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू, यानी मकान होना चाहिए चाहे उसके साथ भूमि जुड़ी हो या नहीं जुड़ी। देखो हाउस प्रॉपर्टी से जब हम इनकम जनरेट करते हैं तो उसके पास हमारे पास सबसे फर्स्ट जो कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस मतलब कि जो मकान होना चाहिए यानी बिल्डिंग होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी क्या है, एक बिल्डिंग होनी चाहिए, चाहे उसके साथ लैंड जुड़ी हो, अटैचमेंट हो या फिर अटैचमेंट नहीं हो, ठीक है ना, भूमि हो या जुड़ी हो या फिर नहीं हो, लेकिन क्या होना चाहिए, मकान संपत्ति होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सेकंड हमारी जो कंडीशन क्या दे रखी इसमें है, असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ सच बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग है जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका जो स्वामी कौन होना चाहिए, मकान का जो असेसी है वो उस मकान हाउस प्रॉपर्टी का स्वामी होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, करदाता उस यानी असेसी उस मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। ओके, थर्ड है इसमें असेसी मस्ट बी कैरी आउट हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन इन सच बिल्डिंग, यानी करदाता उस मकान में स्वयं का व्यवसाय और पेशे नहीं चला रहा होना चाहिए। देखो फर्स्ट इसमें 3 कंडीशन है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, उसी हाउस प्रॉपर्टी को हम इसमें इंक्लूड करेंगे जो इन तीनों कंडीशन को फुल करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट है कि मकान होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस प्रॉपर्टी की जनरेट जब भी इनकम होगी जब हमारे पास क्या होगा, मकान होना चाहिए, ठीक है ना, मकान होगा तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, चाहे उसके साथ अटैचमेंट लैंड हो या फिर नहीं हो। सेकेंड ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, जो असेसी है यानी जो करदाता है उस मकान का क्या होना चाहिए, उस मकान का स्वामी होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थर्ड है जो भी स्वामी है यानी असेसी है वो उस मकान का जो यूज है अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में उसका यूज नहीं किया जा रहा हो, ठीक है ना, उसका जो मकान जो स्वामी है उस मकान संपत्ति का वो उसका जो यूज है उस हाउस प्रॉपर्टी का अपने खुद के बिजनेस के लिए, खुद के प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा हो। ओके फ्रेंड्स, ये 3 कंडीशन है, यदि इन तीनों कंडीशन को कोई भी असेसी फुलफिल करता है तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसको इंक्लूड किया जाएगा। ओके, देखो कुछ हाउस प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे हमें क्या मिलता है, हमें एग्जम्पशन मिलती है, यानी उस हाउस प्रॉपर्टी से यदि हम इनकम जनरेट होती है तो उसके लिए कोई भी हमें टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ओके ना फ्रेंड्स, इसमें कौन सी है, मकान एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी मकान संपत्ति से कर मुक्त आय, जो मकान संपत्ति जो भी आय होगी वह क्या होगी, कर मुक्त होगी, एग्जेम्प्ट होगी। फर्स्ट है इसमें इनकम फ्रॉम होम हाउस विच यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, यानी जो कृषि भूमि पर स्थित मकान जिसका उपयोग कृषि कार्यों में होता है, ठीक है ना। देखो कृषि भूमि पर कोई भी मकान है हमारे, कोई भी लैंड के ऊपर जो कृषि काम जहाँ हम खेत में कार्य करते हैं वहाँ पे जो कृषि भूमि है वहाँ पे हमारे कोई भी क्या है, हमारा कोई भी हाउस है जिसका उपयोग कृषि कार्यों में हो रहा है, कृषि भूमि पर स्थित मकान को जिसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए हो रहा है, उस हाउस प्रॉपर्टी यदि कोई भी इनकम जनरेट होती है तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं ना, उससे होने वाली जो इनकम है उस पर हमें कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। ओके, सेकंड है इसमें क्या है, सेकंड कौन सा पॉइंट है, ए प्लेस ऑफ द एक्स रूलर विच नॉट गिवन और ऑन रेंट, यानी जो भूतपूर्व कोई राजा का एक महल है, कोई भी राजा का महल है, यदि वो उसको रेंट पे अगर नहीं दे रखा है तो उस पर जो भी इनकम यदि जनरेट होगी तो उससे क्या होगी, उसको वो इनकम हमारे लिए एग्जेम्प्ट होगी, उस पर कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। थर्ड है हाउस प्रॉपर्टी विच यूज द असेसी इन बिजनेस ऑन प्रोफेशन, यानी करदाता यदि स्वयं के व्यवसाय और पेशे में यदि कोई भी मकान है हमारे करदाता असेसी का, यदि वो खुद की बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यदि वो यूज कर रहा है उस हाउस प्रॉपर्टी को, तो उससे यदि कोई भी इनकम जनरेट होती है तो उसके लिए भी हमें कोई भी टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन यदि वो खुद के कोई मकान हाउस प्रॉपर्टी है, यदि कोई भी असेसी खुद की बिजनेस या प्रोफेशन के लिए उसका यूज नहीं करता है तो उस कंडीशन में हमें
हमें क्या होगा, वो हमें टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। जो हमें आपको ये जो 3 कंडीशन बताई थी ना, जो हाउस प्रॉपर्टी मकान होना चाहिए, उसका असेसी उसका स्वामी होना चाहिए, और जो उस खुद के बिजनेस व्यवसाय में उसका प्रयोग नहीं किया जाना होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। लेकिन यदि वो बिजनेस खुद के यदि व्यवसाय बिजनेस और प्रोफेशन में यदि वो मकान संपत्ति का यूज करता है, तो वो क्या होगा, हमारे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एग्जेम्प्ट माने जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ओके। फोर्थ है इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच ओन्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट एंड लोकल अथॉरिटी, ट्रेड यूनियन एंड पॉलिटिकल पार्टी। यानी कोई भी पुण्यार्थ ट्रस्ट है, कोई भी चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, या फिर कोई भी धार्मिक ट्रस्ट है, कोई भी स्थानीय कोई लोकल अथॉरिटी है, या फिर कोई भी ट्रेड यूनियन है, या पॉलिटिकल कोई पार्टी राजनीतिक कोई भी दल है, कि मकान संपत्ति से यदि कोई भी आय होती है तो वो हमारे लिए क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। ओके फ्रेंड्स, देखो अगर इसमें पूछ ले कि इन कौन कौन से इनकम के अंदर यदि हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है तो उसके लिए हमें एग्जेम्प्ट मिलेगी, तो हमें याद रखना यदि कोई भी कृषि भूमि पर स्थित कोई भी मकान हो, उसका उपयोग उसका यूज यदि कृषि एग्रीकल्चर पर्पज से उसका यूज हो रहा हो, तो उसके लिए हमें क्या होगी, कोई भी टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। सेकंड है कोई भी भूतपूर्व को कोई राजा का महल है, यदि उसको किराए पे नहीं दे रखा है ना, तो उससे यदि कोई भी इनकम जनरेट होती है तो उसको हमें एग्जेम्प्ट होगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है ना। थर्ड हमारा कौन सा, कोई भी असेसी का कोई भी मकान हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, यदि वो खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में यदि उसका यूज होता है, तो वो उसके इनकम को भी जनरेट होती है, तो उससे जो हमें कोई भी टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई वो हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली जो इनकम है वो है एग्जेम्प्ट होगी। ओके। फोर्थ है इसमें कोई भी रिलायंस जो ट्रस्ट है, या लोकल अथॉरिटी है, या कोई यूनियन ट्रेड है, कोई भी चैरिटेबल यदि ट्रस्ट है, पॉलिटिकल यदि कोई भी पार्टी है, उससे यदि हमें कोई भी इनकम जनरेट होती है, तो उससे होने वाली इनकम पे हमें एग्जेम्पशन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है ना। उसमें कोई भी टैक्स पेमेंट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये जो 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ओके। जो हमारी क्लास है ये एनटी जो यूजीसी एग्जाम है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो जेवीएनएल जो एग्जाम है, जहीं भी हमारा जो कॉमर्स के अंदर जो इनकम टैक्स इंक्लूड होता है, वहाँ हमारी जो नोट्स है, ये हमारी क्लास है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।